साथियों नमस्कार। बीपीएससी ऑप्शनल पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट से हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो बीपीएससी सिलेबस के अनुसार हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन 1 में भाग ख में जो सबसे अंतिम में क्षेत्रवाद झारखंड आंदोलन के विशेष संदर्भ वाला जो टॉपिक है उसका एमसीक्यू करेंगे। और साथ ही पिछले वीडियो में जो 2 टॉपिक हमारा छूट गया था उसमें एक है राज्य को वित्तीय मदद और दूसरा जो है करंट अफेयर से रिलेटेड द्वारा राज्यपाल की विधायी शक्तियों को परिभाषित किया है उसके बारे में प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु बनाम RN रवि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्ति के बारे में क्या निर्णय दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को बिलों पर सहमति देने या असहमति जताने के लिए समय सीमा को। और हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास बिलों के संबंध में कितने विकल्प हैं। तो उनके पास केवल 3 विकल्प हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिलों के बारे में क्या आदेश दिया है जिन्हें राज्यपाल ने रोक रखा था। तो बिलों को उस तारीख से स्वीकृत माना जाए जब उन्हें दोबारा राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए बिलों पर कार्रवाई की समय सीमा के बारे में क्या कहा। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ सहमति रोकने के लिए मैक्सिमम जो समय सीमा है वो 1 महीना का है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरण देख लेते हैं। इसमें विवरण में है कि कोर्ट ने निर्धारित किया कि मंत्रिपरिषद की सलाह के साथ सहमति रोकने या राष्ट्रपति की भेजने के लिए 1 महीना की समय सीमा रहेगा और अन्य मामलों में मैक्सिमम 3 महीना का समय सीमा रहेगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बनाम RN रवि मामले में राज्यपाल की कार्यवाही को क्यों असंवैधानिक माना। तो क्योंकि उन्होंने बिलों पर लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की और राष्ट्रपति को भेज दिया था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट में है जो राज्यपाल की शक्ति को क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों पर निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है। पहला है कि बिल को सहमति दे देना, दूसरा है कि सहमति रोकना और बिल को विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, तीसरा है बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। 3 ही ऑप्शन उनके पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में स्पष्ट किया कि राज्यपाल को इन कार्यों के लिए 1 से 3 महीने का समय सीमा को पालन करना होगा। अनिश्चितकालीन देरी या व्यक्तिगत असहमति के आधार पर बिलों को रोकना असंवैधानिक है। राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करना होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर उनको कार्य करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य को वित्तीय मदद। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो 5 वर्षों के अंतराल पर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 360 में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र द्वारा एकत्रित कुछ करों को राज्यों के साथ साझा करने की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 270 में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का कल्याण। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 246। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 275। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। तो अनुच्छेद 280। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को विवेकाधीन अनुदान प्रदान कर सकती है। तो अनुच्छेद 282 के तहत। 20 का ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 270 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय सहायता और संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। तो वित्त आयोग। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति। तो इससे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव सबसे अधिक कब बढ़ा। तो मंडल आयोग के बाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में वर्ग का आधार क्या है। तो आर्थिक स्थिति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था का आधार क्या है। तो वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में वोट बैंक की अवधारणा सबसे अधिक किससे जुड़ी है।
तो जाति से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में वर्ग संघर्ष का विचार किस विचारधारा से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो 1990 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति आधारित दलों का उदाहरण कौन सा है? तो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति का सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो वर्ग गतिशील है, जाति अस्थिर है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक रहा? तो शहरी क्षेत्र में, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दलितों की स्थिति को बेहतर करने के लिए किसने योगदान दिया? तो बी आर अम्बेडकर ने, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव सबसे अधिक किस स्तर पर दिखता है? तो स्थानीय स्तर पर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में वर्ग आधारित दलों का उदाहरण कौन सा है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में मंडल बनाम कमंडल का मुद्दा किससे संबंधित है? तो जाति बनाम धर्म से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में जाति आधारित आरक्षण का संवैधानिक आधार क्या है? तो अनुच्छेद 16, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में पिछड़ा वर्ग की पहचान किस आधार पर की जाती है? तो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति का संयोजन किस प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो मतदान व्यवहार को, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में दलित पॉलिटिक्स का उदय कब हुआ? तो 1980 के दशक में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग के बीच संतुलन का कौन सा नीति प्रभावित करती है? तो आरक्षण नीति, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्षेत्रवाद की राजनीति। तो क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? तो क्षेत्रीय पहचान और हितों पर जोर देना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो भाषाई विविधता, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति का उदय कब हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद का एक उदाहरण कौन सा है? तो द्रविड़ आंदोलन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का आधार क्या हो सकता है? तो भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय असमानता, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय दलों का उदय किसके लिए किस कारण से हुआ? तो क्षेत्रीय हितों के रक्षा के कारण से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो राष्ट्रीय एकता पर खतरा है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? तो 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का सकारात्मक पहलू क्या है? तो क्षेत्रीय विकास और पहचान, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय दलों का एक उदाहरण कौन सा है? तो द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, डीएमके, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति में सन ऑफ द सॉइल सिद्धांत का संबंध किससे है? तो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रवाद का एक प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो समान आर्थिक विकास, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद का एक कारण क्या है? तो आर्थिक असमानता, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति में शिवसेना का आधार क्या है? तो मराठी पहचान, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर कैसे पड़ता है? तो तनाव इससे बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ाने वाला एक कारक क्या है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति में असम आंदोलन का क्या कारण था? तो बाहरी लोगों का विरोध, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की राजनीति का एक परिणाम क्या हो सकता है? तो अलगाववादी आंदोलन शुरुआत हो सकती है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषावाद। तो भाषावाद का अर्थ क्या है? तो भाषावाद के अर्थ है भाषा के आधार पर विभाजन और संघर्ष, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषावाद का प्रमुख कारण क्या है? तो बहुभाषिकता, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1956 में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए कौन सा समिति गठित की गई थी? तो फजल अली समिति, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषावाद का एक उदाहरण क्या है? तो तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में भाषा नीति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत
भाषावाद से राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एकता कमजोर होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिकता। तो इसका पहला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो धर्म के आधार पर विभाजन और संघर्ष, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है? तो धार्मिक विविधता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए में है बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का बढ़ावा देने में किसका योगदान होता है? तो राजनीतिक दल का, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमजोर होती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है? तो धर्मनिरपेक्षता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांप्रदायिकता का विरोध करने वाली संवैधानिक संस्था क्या है? तो मौलिक अधिकार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, राजनीति में धर्मनिरपेक्षीकरण और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का आधार क्या है? तो इसका आधार है राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो धार्मिक कट्टरता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या है? तो विविधता में एकता, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया? तो 1976 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण में भाषाई विविधता की क्या भूमिका है? तो यह बाधा उत्पन्न करती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? तो भी इसे कमजोर करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्षेत्रीयता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? तो अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद की क्या भूमिका है? तो यह विभाजन पैदा करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार कौन सा विचार है? तो सर्वधर्म समभाव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करने वाली प्रमुख कारक कौन सा है? तो सांप्रदायिक हिंसा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की समस्या में धार्मिक राजनीति का क्या प्रभाव है? तो कमजोर करती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संविधान का कौन सा प्रावधान महत्वपूर्ण है? तो एकल नागरिकता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो यह एकता को बढ़ाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की समस्या में सरकार की नीतियां का क्या प्रभाव पड़ा है? तो वे इसे कमजोर करते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण में क्षेत्रीय दलों की क्या भूमिका है? तो वे विभाजन पैदा करते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने में कौन सा कारक बाधा है? तो धार्मिक पहचान पर आधारित वोट बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषाएं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो वे इसे मजबूत करती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण में संचार माध्यमों की क्या भूमिका है? तो वे एकता को बढ़ावा देते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की समस्या में सबसे बड़ा सामाजिक कारक कौन सा है? तो धार्मिक असमानता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक घटना कौन सी है? तो भारत का विभाजन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण में व्यक्तिगत कानूनों का क्या प्रभाव है? तो वे इसे कमजोर करते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण में आर्थिक असमानता को क्या भूमिका है? तो यह विभाजन पैदा करती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में कौन सा कदम आवश्यक है? तो समान नागरिक संहिता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? तो सामाजिक समरसता बनाए रखना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिट्स ग्रुप, अभिजन जिसको बोलते हैं। अभिजन का पहला क्वेश्चन है कि एलिट से क्या तात्पर्य है? तो समाज का शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो विल्फ्रेडो परेटो, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिजन सिद्धांत के अनुसार शक्ति का आधार क्या है? धन और प्रभाव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परेटो ने अभिजन को कितने प्रकार में विभाजित किया? तो 2 प्रकार में। परेटो के अनुसार शेर अभिजन की विशेषता क्या है? तो बल का प्रयोग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परेटो के अनुसार लोमड़ी अभिजन की विशेषता क्या है? तो चालाकी और कूटनीति, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटानो मोस्का के अनुसार अभिजन का आधार क्या है? संगठनात्मक क्षमता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिजन की बदलती संरचना का प्रमुख कारण क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अभिजन की संरचना में कौन सा नया वर्ग शामिल हुआ है? तो तकनीकी विशेषज्ञ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में स्वतंत्रता के बाद अभिजन की संरचना में क्या परिवर्तन हुआ है? तो जमींदारों का प्रभाव कम हुआ है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजन सिद्धांत में संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सी राइट मिल्स ने। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स के अनुसार आधुनिक अभिजन में कौन शामिल है? सैन्य, व्यापारी और राजनीतिक नेता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिजन की संरचना में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो उद्योगपतियों का उदय हुआ। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र ने अभिजन की संरचना को कैसे प्रभावित किया? तो नए असामाजिक समूहों का उदय करके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मिशेल्स ने अभिजन सिद्धांत में किस नियम का उल्लेख किया? तो लौह नियम का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजन की बदलती संरचना में शिक्षा का क्या योगदान है? तो नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिजन की संरचना में दलित और पिछड़े वर्गों की भागीदारी कब बढ़ी? तो संवैधानिक आरक्षण के बाद। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अभिजन में तकनीकी विशेषज्ञों का प्रभाव क्यों बढ़ा? तो सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजन की बदलती संरचना में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नेताओं का उदय हुआ। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिजन की संरचना में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि के कारण क्या है? तो शिक्षा और आरक्षण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल और राजनीतिक भागीदारी। तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता को प्राप्त करना। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का नियमन कौन करता है? तो चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो मतदान करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो जनता की राय को प्रतिबिंबित करने के लिए। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य सरकार की आलोचना करता है? तो विपक्ष की भूमिका। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए न्यूनतम मत प्रतिशत? तो 6%। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी में मतदाता जागरूकता का क्या महत्व है? तो मतदान में वृद्धि। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का कौन सा प्रकार राज्य स्तर पर कार्य करता है? तो राज्य दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक भागीदारी का एक उदाहरण क्या है? तो चुनाव में उम्मीदवारी। भारत में राजनीतिक दलों के लिए दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य जनता को शिक्षित करता है? तो घोषणा पत्र जारी करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी में सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका है? तो सरकार पर दबाव बनाती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता का आधार क्या है? तो मत प्रतिशत और सीट। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? तो सरकार की नीतियों का विरोध करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का संगठनात्मक ढांचा किस पर आधारित होता है? तो विचारधारा और नेतृत्व पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भागीदारी में चुनाव प्रचार का क्या महत्व है? तो जनता को जागरूक करना। भारत में राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक आवंटन कौन करता है? तो चुनाव आयोग। राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक दलों का संयुक्त लक्ष्य क्या है? तो लोकतंत्र को मजबूत करना। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन में सार्वजनिक निजी भागीदारी का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ढांचे का विकास। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना और विकास प्रशासन में सतत विकास लक्ष्य को किसके द्वारा अपनाया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय लोकतंत्र पर इसका प्रभाव। भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है? तो लोकतांत्रिक भागीदारी पर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया? तो शहरीकरण और मतदाता जागरूकता बढ़ाकर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के प्रसार ने लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला? तो नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ और राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन ने किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया? तो दबाव समूहों का उदय करके। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधारों ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया? तो सामाजिक समानता और ग्रामीण भागीदारी बढ़ी है इससे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शहरीकरण का लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव क्या रहा? तो ग्रामीण शहरी असमानता को बढ़ा दिया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की बढ़ती शिक्षा और रोजगार ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया? तो महिला मतदाता और नेतृत्व बढ़ा है इससे। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण ने राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव डाला? तो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने किस संवैधानिक मूल्य को मजबूत किया है? तो समानता और सामाजिक न्याय को। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ग्रामीण मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया? तो मतदाता जागरूकता को और पारदर्शिता को बढ़ाया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने दबाव समूहों को कैसे प्रभावित किया? तो उनकी संख्या
और प्रभाव दोनों बढ़ा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति आधारित सामाजिक परिवर्तन ने लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला? तो जातिगत राजनीति और आरक्षण की मांग को बढ़ा दिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक असमानता का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामाजिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था ने लोकतंत्र को कैसे प्रभावित किया? तो स्थानीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ाकर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने संविधान को किस पहलू को चुनौती दी है? तो नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्यम वर्ग के उदय ने लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डाला? तो नीति निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ा दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित किया? तो मुद्दों पर आधारित मतदान को बढ़ाकर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का लोकतंत्र पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव क्या रहा? तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता दोनों बढ़ी है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिहार में झारखंड आंदोलन के विशेष संदर्भ। तो झारखंड आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी पहचान और संसाधनों की रक्षा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन की शुरुआत किस समुदाय ने की थी? तो आदिवासी समुदाय ने, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राम मनोहर लोहिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने की? तो शिव सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, उपरोक्त सभी ने, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के दौरान किस संगठन हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित हुआ? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का आधार क्या था? तो क्षेत्रीय असमानता और आदिवासी अधिकार, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन में बिरसा मुंडा का क्या योगदान रहा? तो उनकी विरासत ने आंदोलन को प्रेरित किया, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का समर्थन देने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो भारतीय जनता पार्टी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो लालू प्रसाद यादव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन ने बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया? तो खनिज संसाधनों के कारण राजस्व में कमी आ गई, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन को मजबूत करने में किस समिति का योगदान था? तो झारखंड समन्वय समिति, JCC, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री? तो बाबूलाल मरांडी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के दौरान किस भाषा को लेकर विवाद नहीं था? तो हिंदी को लेकर विवाद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन की राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? जयपाल सिंह मुंडा ने, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप बिहार से कितने जिले अलग हो गए? 24 जिला, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन को क्षेत्रवाद का उदाहरण क्यों माना जाता है? तो इसने क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता की मांग